चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी, ठीक है। पहले तो मालूम क्या, मैं आपको इसको पढ़ाने से पहले एक चीज़ आपको समझा दूँ। एसोसिएट मतलब क्या हो रहा है। एसोसिएट का बेसिक मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, वह कंपनी, वो कंपनी जिस कंपनी से कुछ कंपनियाँ फाइनेंशियली या वोटिंग पावर्स के थ्रू एसोसिएटेड है। तो जिस कंपनी से लोग एसोसिएट है उसको हम बोलेंगे एसोसिएट, और जो कंपनियों का इन पे इन्फ्लुएंस है उनको हम बोलेंगे एसोसिएटेड। ये एक थोड़ा सा बेसिक आप ध्यान रखो, है ना। क्या लिखा है उसमें, 2 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, देखो क्या लिखा उसमें। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, है ना। मतलब एसोसिएट कंपनी वह कंपनी है उस अनदर कंपनी के रिलेशन में, ध्यान रखना। मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी, अदर मतलब ये अदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, यानी ऐसा प्रभाव है कि इस कंपनी पर, समझे, या इस एक ही हुई ना, ये एक ही कंपनी है, इस कंपनी पर ये अनदर कंपनी का प्रभाव है फाइनेंशियली या वोटिंग पावर्स के थ्रू, विच इज़, अब ध्यान देना, मगर वो प्रभाव इतना नहीं है कि ये जो एसोसिएट कंपनी है ये उसकी सब्सिडायरी हो, इतना प्रभाव नहीं है। वो आपको सब्सिडायरी क्या है तो समझ चुका है, ठीक है। और जो प्रभाव है दैट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर ऑल्सो। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, यानी वो इन्फ्लुएंस एक जॉइंट वेंचर भी मिलके बना सकता है, ठीक है। मतलब ये जो कंपनी है हो सकता है 2 कंपनियों के द्वारा मिला के बनाई गई जॉइंट वेंचर, ऐसा हो सकता है। तो इन 2 कंपनियों का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इस पे होगा, तो ये होगी एसोसिएटेड कंपनी और ये होगी एसोसिएट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स, देखो क्या लिखा उसमें, कंट्रोल एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन। अब देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन, कोशिश करने की समझते हैं। देखिए क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी। ये कंपनी पर इस कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो कितना इन्फ्लुएंस बोल रहे हैं हम लोग, कितना, एटलीस्ट 20% का वोटिंग पावर या शेयर कैपिटल आप बोल सकते हैं इस कंपनी का है इस पर। तो बी होगी एसोसिएटेड और ए होगी उसकी एसोसिएट कंपनी। क्या होगी, एसोसिएट। अब उसमें क्या बोला, सब्सिडायरी क्यों नहीं होगी वो मैं बताता हूँ। 20 से लेके 50% तक का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है। कितना वोटिंग पावर हो सकता है, 50%, मतलब जो डिसीजन मेकिंग उसमें 50% तक बी की चल सकती है। जहाँ वो 51% होता, अब आप क्लियर हो जाएगा आपको, अगर वो 50% से ज़्यादा होता, 51 चले जाता अगर वो, तो फिर वो ए जो है वो हो जाती सब्सिडायरी और बी हो जाती होल्डिंग। तो वो बोल रहा है ये होल्डिंग सब्सिडायरी नहीं है, इनका जो रिलेशन है वोटिंग पावर्स में वो ऐसा है कि जिस कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा उसके पास एटलीस्ट कितने परसेंट होंगे टोटल वोटिंग पावर, 20% से लेके 50% तक। आपको वोटिंग पावर समझ रहा है ना, यानी जो शेयर कैपिटल होगा उसके हिसाब से 1 शेयर 1 वोट होता है ना, तो इतना डिसीजन मेकिंग में उसका हिस्सा रह सकता है 50% तक का, ठीक है। जो क्या लिखा उसमें, ना, जिसमें डिसीजन मेकिंग में भी फ़र्क है, एक एग्रीमेंट के साथ डिसाइड करते हैं, एटलीस्ट वर्ड आया ना, एटलीस्ट 20% का वोटिंग पावर रहेगा, और मैक्सिमम कितना बोला मैंने आपको, 50% तक का। मगर ना ये एक दूसरे की, ना ये पार्टनरशिप फर्म है, ना ये होल्डिंग सब्सिडायरी है ना, ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर जब हमने ऊपर पढ़े भी, ये क्या है समझो, मीन्स एन जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय पार्टीज, ये ध्यान रखना, दे हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ अरेंजमेंट ऑफ राइट्स टू द नेट एसेट्स ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब यहाँ पर एक कंपनी समझ लो आप, एक एंटिटी, इसका अरेंजमेंट 2 कंपनियों ने, 2 से ज़्यादा कंपनियों ने मिलकर बनाया। आप समझते हैं क्या है एग्जाम्पल के थ्रू। तो वो जो जिन कंपनियों ने उस अरेंजमेंट को तैयार किया, उस कंपनी को तैयार किया है ना, उनकी नेट एसेट्स का हिस्सा, मतलब जो लाइबिलिटी का पैसा बचेगा उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, या जो भी रेशो में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। समझाता मैं आपको। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जैसे मारुति सुजुकी आपने सुना होगा,
यहाँ पर अपन समझाते हैं क्या जॉइंट वेंचर का बेसिक मतलब। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एक्स, उस कंपनी में फॉर एग्जांपल एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। इन्होंने मिलके, ए ने लगाया 80% का कैपिटल, शेयर कैपिटल, और इसने लगाया 20% का। इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी हो सकता है परसेंटेज में, वो तो कोई इशू नहीं है। और इन्होंने मिलके एक जॉइंट वेंचर तैयार किया, हाँ। तो ये जो एक्स हुआ ना, एक्स ध्यान देना, अब इसका जो भी नेट एसेट्स होगा वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी में। ये तो एग्री कर लिए आप लोगों ने, लाइबिलिटी के बाद जो एसेट्स बचेगा। एक्स किसकी, देखो एक्स होगी एसोसिएट कंपनी, सही है। इस पे किस किस का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जल्दी बोलो सर। ए का भी है और बी का भी है। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि ए इज एसोसिएट टू बी, तो आपका आंसर होगा नो। मैं बोलूँ बी इज एसोसिएट टू ए, आपका आंसर होगा नो। मैं बोलूँगा एक्स इज एसोसिएटेड टू बी, यस, बी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। मैं बोलूँगा एक्स इज एसोसिएटेड टू ए, यस, ये दोनों एसोसिएटेड हैं, ये दोनों जो है एसोसिएटेड है और ये उनकी एसोसिएट है। क्वेश्चन पूछ सकता है ना। हाँ, नेट एसेट्स का जो अरेंजमेंट है वो है कि इसको 80% प्रॉफिट मिलेगा, इसको 20%, वो एक अलग श्रेणी हो सकती है। बट दोनों ने मिला के इस कंपनी पर कितना अपना हक जता के रखा है, मिनिमम 20 से लेकर मैक्सिमम 50। बट ये इनकी सब्सिडायरी या पार्टनरशिप फर्म नहीं है, ये ध्यान रखना। और ये दोनों होल्डिंग भी नहीं है। लॉजिक समझा? समझा? देखो लिखा है ना यहाँ पर, नेट एसेट्स मिलेगी दोनों को, ए और बी को, ठीक है। पार्टीज हमने ए और बी ले लिया था, है ना। अरेंजमेंट को हमने ले लिया था एक्स, ठीक है, क्लियर है। ऐसा अरेंजमेंट किया। अब टोटल शेयर कैपिटल का मतलब क्या बोल रहे हो? व्हाट इज टोटल शेयर कैपिटल? मीन्स एन एग्रीगेट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। पेड अप मतलब जो पैसा आ चुका है, एक्चुअली रिसीव हो चुका है, ठीक है, क्लियर हुआ। एंड इक्विटी में एक और आ जाता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है बेटा? जो आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट हो जाता है काय में, इक्विटी में। तो ये भी इक्विटी में आ जाएगा, एग्रीगेट टोटल पेड अप में कन्वर्ट होगा तो इक्विटी में आएगा ना। तो दोनों को लेंगे ना हम लोग, रिडीम नहीं होगा वो, मतलब इसे हम वापस नहीं करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। कंपनी इशू करती है ना टेम्परेरी नेचर पे। अब नई डेफिनेशन क्या बोलती है? सर्कुलर आया था 24/2014 25 जून को। क्या बोलता है? MCA कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज क्लैरिफाइड दैट द शेयर्स, ध्यान देना, शेयर्स हेल्ड बाय अ कंपनी इन अनदर कंपनी इन ए फिड्यूशियरी कैपेसिटी। क्योंकि आप जब किसी और कंपनी के शेयर्स हेल्ड करते हैं तो उस कंपनी और आपके बीच में जो रिलेशन होता है वो ट्रस्ट और फेथ का होता है। ट्रस्ट और फेथ, फिड्यूशियरी मतलब ट्रस्ट और फेथ, वो आप पे भरोसा कर रही है। मगर ध्यान देना, जैसे होल्डिंग सब्सिडायरी, मैं आप पे भरोसा कर रही हूँ इसलिए आपको अपनी सब्सिडायरी बना रही हूँ, आपको, है ना, और आप मुझे अपना होल्डिंग। लॉजिक समझना। shall not be counted for the purpose of determining the relationship of associated। associate और associated कंपनी में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। आप उनके बीच फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को मत खोजो। होल्डिंग सब्सिडरी में, जॉइंट वेंचर में या पार्टनरशिप में हो सकता है, ठीक है। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 कोई किसी प्रकार की फिड्यूशियरी या ट्रस्ट रिलेशन के लिए बनाई नहीं गई है कंपनियाँ, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? छोटा सा एग्जांपल, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस समझा? कितना वोटिंग पावर कंट्रोल कर रही है वो एसोसिएटेड कंपनी, एसोसिएट में, ध्यान देना, एटलीस्ट 20%, मैक्सिमम कितना 50%, ठीक है बच्चों, पक्का समझा? ओके, पक्का ना? नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ कैपिटल, कि किस किस प्रकार से पैसा इकट्ठे किया जा सकता है। तो कौन कौन सी कंपनियों के पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। जैसे पहला लिस्टेड कंपनियां, वह कंपनी जो हमारे यहाँ शेयर मार्केट में या आप कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, उनके इंडेक्स में क्या होते हैं इंडेक्स सर? वो सेंसेक्स और निफ्टी, नेशनल 50 कंपनियाँ और टॉप 30-20 कंपनियाँ। पब्लिक कंपनियाँ स्पेशली जो होती हैं वो लिस्टेड कंपनियाँ ही होती हैं, जिनके जब वो लिस्टेड होंगी स्टॉक एक्सचेंज पे, इंडेक्स पे उनका नाम आएगा ना सेंसेक्स निफ्टी में, तो उनकी ट्रेडिंग समझ में आ जाए। ट्रेडिंग के लिए लिस्टिंग की जाती है,
कि उनके ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ को यानी शेयर डिबेंचर्स को बेचा और ख़रीदा जा सके। जो क्या लिखा है इसमें अंडर सेक्शन 252 कहता है इट इज़ ए कंपनी विच हैज़ ऑन इट एनी ऑफ इट्स, कोई भी सिक्योरिटी वर्ड आ गया मतलब फिर ये बहुत वाइडर डेफिनेशन है, तो अभी आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको शेयर डिबेंचर्स ले लीजिए, कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। नाम सुना होगा ना, सेंसेक्स निफ्टी नाम दिखता है ना कंपनियों का इंडेक्स के साथ में, टॉप 50 कंपनियाँ, इंडियन कंपनियाँ, टॉप 20 कंपनियाँ, उसमें नेशनल इंटरनेशनल सब आ गया। तो कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है? NSE जो रिकॉग्नाइज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पब्लिक कंपनियाज आर लिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट और नॉट, ओके। और एसोसिएट में मैंने पब्लिक प्राइवेट ऐसा कुछ नहीं पढ़े, वो कोई भी हो सकती है। वेयर द वर्ड सिक्योरिटी इज डिफाइंड इन, देखो ये जो सिक्योरिटी वर्ड है ना जिसके बारे में आपको बता रहा था मैं, बहुत हायर डेफिनेशन है, वाइडर डेफिनेशन है, उसको कंपनीज एक्ट में भी डिफाइन किया गया 281 में, और सेम मीनिंग उसकी क्लॉज H ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में बनाया गया। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट पुराना एक्ट है, इसके अंदर बताया गया कि सिक्योरिटी मतलब क्या, शेयर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, ये वो अपन बहुत डिटेल में कभी पढ़ेंगे मौका मिलेगा तो, मतलब दोनों जगह डेफिनेशन सेम है, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनियां मतलब जो इनके अलावा बेसिकली प्राइवेट कंपनियां और कुछ पब्लिक कंपनियां जिनकी लिस्टिंग नहीं होती, तो वो उनके शेयर्स कैसे ट्रेड होते हैं? तो बैंकिंग फंक्शन, बैंक्स के थ्रू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट अदर कंपनीज में आ जाती, गवर्नमेंट कंपनी, बड़ा आसान है, भेल, गेल, सेल, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, है ना, ONGC सुना होगा ना कंपनियों के नाम अपने, ऑयल नेचुरल गैस कमीशन, गवर्नमेंट कंपनियाँ 2 सबसेक्शन 45, बहुत आसान डेफिनेशन है यार। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच, मतलब वह कंपनी जिस पर कम से कम नॉट लेस देन 51% का जो पेड अप शेयर कैपिटल है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा के रखा है ना, जैसे मैंने आपको कंपनियों के भी नाम दिया, और वर्ड है, या किसी स्टेट गवर्नमेंट या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने लगा के रखा है, जैसे MP या महाराष्ट्र बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा मिलके भी कंपनी बना सकते हैं ना लोग, या कुछ पैसा जो 51% को अगर आप डिवाइड कर लो तो कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट का, ये भी मिला के लगा सकते हैं, बराबर है कि नहीं बराबर है। एंड द सेक्शन इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडायरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इसमें वो भी कंपनी आएंगी जो गवर्नमेंट कंपनियों की सब्सिडायरी होती है। क्योंकि आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि जब कोई होल्डिंग होती है तो सब्सिडायरी ऑटोमेटिकली वही हो जाती है ना जो होल्डिंग होती है, पढ़े थे कि नहीं आप? प्राइवेट कंपनी नीड्स टू बी अ पब्लिक कंपनी व्हेन इट बिकम सब्सिडायरी ऑफ पब्लिक कंपनी, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो जब किसी भी गवर्नमेंट कंपनी जब कब्जा करती है किसी दूसरी कंपनी पर, उसको अपनी सब्सिडायरी बनाती है, तो सब्सिडायरी भी क्या कहलाएगी फिर? गवर्नमेंट कंपनी। हम अगर वो सब्सिडायरी अपने AOA को, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो कर सकती है, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था मैंने? तो आपको कुछ एग्जांपल दिया मैंने आपको, NTPC, ONGC ऑयल नेचुरल गैस कमीशन, भेल ना, ये कुछ एग्जांपल है गवर्नमेंट कंपनियों के, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, क्लियर है? तो भाई एग्जांपल के तौर पर आपको समझा दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्या है? फॉरेन कंपनी, छोटा सा उदाहरण है, इतनी सारी कंपनियाँ हमारे, नेस्ले, सोनी, सैमसंग, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, है ना। मान लेते फॉर एग्जांपल के तौर पर ये मैप बना लेता हूँ मैं गंदा सा, मेरा भारत महान, मगर मैं बहुत गंदी ड्राइंग बनाता हूँ, वो छोड़ेंगे नहीं पेंटर्स लोग। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, वो अमेरिका की एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं आपको, तो उसका हेड ऑफिस तो यहाँ पर होगा ना, उसकी ब्रांचेस इंडिया में होंगी। नेस्ले का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, इसलिए अपन बोलते हैं नेस्ले इंडिया बोलते हैं उसको अपन, नेस्ले इंडिया। तो हेड ऑफिस कहाँ होगा उसका? पेरेंट कंपनी क्या होगी उसकी? अपने देश पर, ठीक है। जो क्या लिखा उसमें, एनी कंपनी या एनी एसोसिएशन जो कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है? अपने देश में, क्लियर है कि नहीं क्लियर? रजिस्टर्ड तो वहाँ हुआ ना, आउटसाइड इंडिया। अब उसकी एक वन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? इंडिया में। उसको बार बार रजिस्टर्ड थोड़ी ना होना है। हाँ, यहाँ के रूल्स को कंप्लाइट करेगा वो, कंपनीज एक्ट के जो रूल्स है वो फॉलो करेगा, बट रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब या तो वो जो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, या तो वो खुद चालू कर रहा है या किसी एजेंट को अपॉइंट किया है उसने। जैसे यहाँ पर अब वॉलमार्ट का जो बिजनेस है वो चल रहा है, बट वो किसके साथ थ्रू चल रहा है? फ्लिपकार्ट के थ्रू। लॉजिक समझा? तो फ्लिपकार्ट एजेंट हो गया, या तो फिजिकली होगा या इलेक्ट्रॉनिकल मोड पे होगा। कितनी कंपनियां गूगल पे देखो ना, इलेक्ट्रॉनिकल मोड पे बाहर से रन होती हैं, इंडिया के बाहर से। कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया एंड एनी अदर मैनर। ओला का एग्जांपल सुना कि नहीं? उबर बाहर की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। फिजिकली यहाँ पर बिजनेस कर रही है, रजिस्टर्ड ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, ओके, क्लियर है। बॉडी कॉर्पोरेट में बैंक्स भी आ गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाएंगे, ट्रस्ट आ जाएंगे, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस आ जाएगी।
समझा? फॉरेन कंपनी का एग्जांपल, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है मगर उसका जो इनकॉर्पोरेशन है वो अपने देश में ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर? समझा? कितनी सारी कंपनियां भाई हमारे देश में ऑलरेडी फॉरेन कंपनियाँ तो हैं पूरी, इसलिए तो बोलते हैं सोनी इंडिया, सैमसंग इंडिया, नेस्ले इंडिया। ठीक है, क्लियर? समझ में आया मैंने क्या बोला आप लोगों को? अभी हम लोगों का सेक्शन 8 कंपनी तो पढ़ा चुके थे, तो फिनिश हो चुका है अपन लोगों का ऑलमोस्ट, है ना? ज़्यादा अपने को पढ़ना है नहीं। अभी एक छोटा सा पोर्शन रह गया अपना डोरमेंट कंपनी का, वो अपन पढ़ते हैं। डोरमेंट मतलब ये कंपनी जो सोई हुई है, किसी प्रकार के बिजनेस में ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं है ना, बिल्कुल स्टैगनेंट है, रुकी हुई है। सेक्शन 455 वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड, ध्यान देना, एक कंपनी बनाई गई है और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। एक कंपनी आपने बनाया और उसको रजिस्टर्ड किया फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट, कि फ्यूचर में इस कंपनी से कुछ काम करवाया जाएगा, है ना? अभी नहीं, अभी बना तो लिया बट काम फ्यूचर में करवाएंगे, या उस कंपनी से एसेट्स को होल्ड कराया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ए, उसने एक कंपनी बनाया बी, तो इसकी जितनी एसेट्स है वो इधर ट्रांसफ़र करेगा, तो होल्ड करके रख, संभाल के रख। या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, है ना, कि भाई अपने को अगर उसको सेल करना है तो तुम्हारे थ्रू सेल करेंगे हम लोग, बी के थ्रू। तो उस तो कंपनी का काम क्या है, मतलब वो अपनी पेरेंट कंपनी के एसेट्स को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को संभाल के रख रही है। तो उस कंपनी का मतलब यहाँ ए और बी में अगर एग्जांपल दूँ तो ये बी वाली कंपनी का कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस तो कर ही नहीं रही ना, वो लेन देन तो हो ही नहीं रहा है। सिर्फ इस कंपनी के एसेट्स को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, पेटेंट कॉपी राइट्स को, सॉफ्टवेयर को, है ना, जो भी बेनिफिट्स है एसेट्स उनको संभाल के रखा है उन्होंने। तो इनएक्टिव हुई ना वो कंपनी, एक्टिव कहाँ हुई? ना अपनी बैलेंस शीट बना पा रही है, ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी है उसके, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी है, कहाँ है? तो वो कंपनी खुद क्या करेगी, एक देखो लिखा उसमें, एक एप्लीकेशन लिखेगी, किसको? आरओसी को, बड़े पप्पा को, इन सच मैनर, जो भी मैनर बताया गया होगा, जो भी तरीका लिखा गया होगा कि मुझे तुम डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो, क्योंकि मेरा अभी काम सिर्फ ये करना है, मैं किसी प्रकार के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं हूँ। अब कितनी कंपनियाँ ये एप्लीकेशन देती हैं ऊपर वाला जाने। तो इनएक्टिव, तो क्योंकि वो एक्टिव में नहीं है ना, कुछ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है। इट इज मोर लाइक यूर ट्रांसफरिंग द एसेट्स, वो आपके एसेट्स को संभाल के रख रही है। इट इज मोर लाइक अ ट्रस्ट फिर भी काम कर लेता है, ट्रेंड होता है, ये तो वो भी नहीं कर रही है। सो इनएक्टिव कंपनी मीन्स विच इज़ नॉट बीन, देखो लिखा ना, वो किसी प्रकार का बिजनेस या किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन ऑपरेशन उन्होंने किया ही नहीं है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, यानी अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद रजिस्टर्ड तो हो चुकी है, बट पिछले 2 साल से उन्होंने किसी प्रकार की ना बैलेंस शीट फाइल की है, ना कोई उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हुए हैं। तो वो कंपनी खुद एप्लीकेशन दाखिल करेगी, देखो लिखा उसमें, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ना एनुअल रिटर्न्स जो हम लोग आरओसी के पास फाइल करते हैं, या सेबी को जो हम लोग देते हैं, है ना, ऐसी कोई स्टेटमेंट फाइल नहीं हुई है कितना, पिछले 2 साल से। तो अगर ऐसा हो चुका है 2 साल तक, तो उस कंपनी को हम बोलेंगे भैया आप खुद एप्लीकेशन दे दो, आरओसी को बोलोगे आपको एक इनएक्टिव कंपनी के दर्जा मिल जाए। नहीं तो फिर वो कंपनी को लोग एज ए विल यूज़ करेंगे, याद है, अपनी एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, इनकम टैक्स से बचने के लिए, लाइबिलिटी से बचने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, मतलब क्या क्या नहीं किया उन्होंने। ठीक है, मीन्स एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, यानी इसके अलावा जितने भी होंगे सब सिग्निफिकेंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब ये तो उनको करना ही पड़ेगा। फीस पे करनी पड़ेगी समय समय पर आरओसी को, कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इस कंपनी को। पेमेंट्स मेड बाय इट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अब रजिस्टर्ड हो गए तो पैसे पे करने पड़ेंगे, या कोई कानूनी तौर पर किसी प्रकार का टैक्स देना पड़ेगा अगर लग रहा होगा तो, या कोई डॉक्यूमेंटेशन में पैसे लग रहे होंगे। शेयर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं कंपनी के, देखो शेयर्स ले लिए बट ट्रांजेक्शन, शेयर्स तो इशू कर सकते हो ना आप, भले आप ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो, तो ये सब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में नहीं आएगा। और आपने जो अपने एसेट्स है, ऑफिस है, रिकॉर्ड्स हैं, उनके लिए जो पैसे दिए मेंटेनेंस के लिए, ये सब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में नहीं आएगा। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, कमाया, खर्च, उसकी बात कर रहे हैं, ये सब नहीं आएगा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में। ओके, समझा क्या? पक्का? अभी लास्ट हमारा है निधि कंपनी। निधि, हमारा उद्देश्य क्या है? निधि, जमा पूंजी, जमा करो, पैसा जमा करो, छोटे छोटे से ट्रेडर्स, किसान, व्यापारी। निधि विच इज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड, वो कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है एज ए निधि, एक दूसरे का भला करने के लिए, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ, क्या ऑब्जेक्ट है कि लोगों के बीच में
कल्टिवेटिंग मतलब क्या पैदा कर रही है, एक आदत पैदा कर रही है, कॉस्ट कटिंग, कम से कम में काम हो जाए, सेविंग्स हो जाए, सेविंग्स करो। थ्रिफ्ट, कॉस्ट कटिंग, कम से कम में काम करो, है ना, कम से कम पैसा लगे, कम से कम। तो वो कब होगा? जब आपको कम में पैसा मिलेगा। वो कम में पैसा कौन दे रहा है? ये कंपनी खुद अपने ही मेंबर्स को, देखो लिखा ना उसमें, उसके मेंबर्स कंपनी को स्टेब्लिश करते हैं, फिर वही कंपनी उनको, देखो, फिर वही डिपॉजिट देते हैं कंपनी को, समझे, फिर अपने ही मेंबर्स को लोन देते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। इट इज़ मोर लाइक अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पढ़े हो कि नहीं पढ़े? अरे यार मान लेते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। ये 4 लोगों ने मिल के, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, निधि कंपनी बनाया, तो इन्होंने मिल के 100 रुपये जमा कर लिए, 25 रुपये, समझा। अब एक और मेंबर बना ई, उसको लोन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे दिया। कॉस्ट कटिंग हो गया ना उसको, और बिजनेस करेगा तो खर्चा कम लगेगा उसको। अब इसमें भी आदत आ जाएगी कि भैया मेरे को मदद हो रही है तो दूसरों को भी हो सकती है, मेरे को भी आगे मिल सकती है। तो ये भी सेविंग और पैसा यहाँ इन्वॉल्व करेगा, सेविंग हैबिट्स क्रिएट होगी फिर, कि पैसा अपने पास ना रखते हुए निधि कंपनी में रखो। अब आप लोग कंपनी क्यों बनाया उसके लिए? अब तो ये मर जाएंगे तो तब भी कंपनी चलती रहेगी ना, उनको बेनिफिट मिलते रहेगा ना। ठीक है, ओके, समझ में आया क्या? कौन से रूल्स फॉलो करेंगे? 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दिया ही हुआ उसमें। हैबिट्स बनाओ पैसा जमा करने की, डिपॉजिट आपके मेंबर देंगे, फिर अपने ही मेंबर्स को आप लोन दो फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। ठीक है, लोन मिलेगा तो पैसा भी तो लगाओ ऐसे मेंबर कि दूसरों को बेनिफिट मिले, तुमने तो ले लिया ना। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? चलो फिनिश हो गया ये, तो ख़त्म करने का है ना। ये हम बाद में चालू करेंगे PFI। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग चलेंगे मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट। तुरंत लिखने का, इसको जो आज पढ़ाया तुरंत प्रैक्टिस करने का, 2-3 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलो फिनिश।